हे गाइस हाय। हर एक बच्चा जो क्लास 9th में आता है थोड़ा सा गुमराह होता है। इसका मतलब है कि भाई सही रास्ता पता नहीं होता, क्योंकि क्लास 10 के लिए वीडियोस बहुत ज्यादा है। सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, बोर्ड्स की वजह से बहुत ज्यादा कंटेंट है। लेकिन 9th वालों पे पूरे साल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये कोई शायद बताता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि जो रास्ता आप 9th में अपनाते हो उस रास्ता अगर अच्छा होता है वो वाला तो 10th में बहुत काम आता है, लेकिन अगर वो रास्ता अच्छा नहीं होता है तो 10th फिर बर्बाद हो जाता है और फिर रास्ते को सीधे करने में ही 6 से 7 महीने बीत जाते हैं हमारे 10th ग्रेड में। तो आज हम इस सेशन में आपको ये बताने वाले हैं बहुत सिंपल तरीके से कि भाई साहब आपका स्कूल करिकुलम क्या होने वाला है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है क्लास 9th का, हर एक एग्जामिनेशन का। अगर आप एग्जामिनेशन में पास होते या फेल होते तो फिर क्या होता है, बुक्स कौन से अपनानी चाहिए, और साथ ही साथ आपका पूरे साल का रूटीन क्या होगा फॉर द एंटायर क्लास 9th, नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, नॉट ओनली फॉर साइंस, नॉट ओनली फॉर मैथ्स, इंग्लिश, इन जनरल में बताने वाला हूं आपको कि आपको क्या करना है इस पूरे साल, ताकि आपका जो रास्ता 9 से 10 जाते वक्त हो वो सही हो, एकदम बढ़िया हो, मजेदार हो, कोई भी आपको परेशानी ना हो। एक बात याद रखेगा, मैंने ये पूरा कंटेंट बनाने के लिए एक चीज को सबसे सेंटर में रखा है और वो है आपका हेल्थ और आपकी खुशी। आपके हेल्थ और आपकी खुशी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए पढ़ाई करते वक्त। ये मेरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, रूल होता है। तो उसी के बेसिस में मैंने सेशन बनाई हुई है। अच्छी लगती है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड माय डियर अमेजिंग किड्स, वेलकम टू द सेशन। दिस इज अभिषेक, योर जानू सर, योर क्या सर। आज आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन। शुरू करते हैं फिर सीधा वीडियो पर और चालू करते हैं आज का सेशन हमारा प्यारा सा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले पॉइंट हम इसी बात आ जाए कि भाई हमारा स्कूल करिकुलम क्या होता है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो जो 9th का करिकुलम है वो सिमिलर होगा आपके आज तक क्या होते आया है, थोड़ा सा 10th स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि 9th में ही बहुत सारे स्कूल्स में ग्रूम किया जाता है 10th में बच्चों को, 10th के लिए बच्चों को। तो मैं गेस करता हूं कि शायद आपके स्कूल में यही फॉलो होता होगा, नहीं होता है तो मुझे आप कमेंट्स जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्टली अगर आप ये सेशन देख रहे हो अभी अप्रैल के महीने में, तो फिर वेकेशन चलनी होनी चाहिए। वेकेशन या तो बहुत सारे स्कूल्स में 1 महीने की क्लास होती है क्लास 9th की, जहां पर पहले 1-2 चैप्टर पढ़ाते हैं, फिर मई जून में वेकेशन होता है। तो समथिंग लाइक दैट, या तो वो होगा या तो फिर अभी आपका वेकेशन होगा, आपका क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएंगे। ईदर ऑफ दिस केसेस होगा। अगेन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इन जनरल आपका क्लासेस जुलाई से शुरू होता है, ठीक है, अगर आपकी क्लासेस जुलाई से शुरू होती है तो फिर होगा क्या, जुलाई एंड आते आते या तो जैसे आप अगस्त में घुसते हो तो अगस्त के पहले ही हफ्ते में आपका पीरियोडिक टेस्ट नंबर 1 हो जाना चाहिए, है ना। PT1 या तो कहते हो आप, या तो यूनिट टेस्ट 1 कहते हो, तो मंथली टेस्ट कहते हो, जो भी कहते हो आपके स्कूल में वो होना चाहिए पीरियोडिक टेस्ट 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सितंबर का महीना आएगा, ठीक है, सितंबर का महीना आएगा, मोस्ट प्रोबेबली वहां पर आपका PT2 यानी कि पीरियोडिक टेस्ट 2 होना चाहिए। उसके बाद फिर अक्टूबर में जब दिवाली की छुट्टी आएंगी, दिवाली के छुट्टी से पहले, ठीक है, दिवाली की छुट्टी से पहले आपका होना चाहिए मिड टर्म्स। क्या होना चाहिए, मिड टर्म्स होना चाहिए आपके दिवाली की छुट्टी से पहले, क्योंकि दिवाली की क्योंकि मोस्टली सारे स्कूल्स मिड टर्म्स के बाद दिवाली की छुट्टी देते हैं ताकि आप रेस्ट कर सको, आराम कर सको। और कभी कभी कुछ स्कूल्स दिवाली की छुट्टियां दे देती है ताकि उसके बाद आप एग्जाम लिखो, तो वो मेरे को सही लगता है, फिर दिवाली में एंजॉय नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि भाई दिवाली की छुट्टियां में एंजॉय करना जरूरी है, पढ़ाई थोड़ी करके बैठेंगे। तो बहुत सारे स्कूल इसको ऐसा नहीं करते हैं, वो पहले छुट्टी दे देते हैं, दशहरा की छुट्टी हो जाती है और फिर एग्जाम होते हैं, फिर दिवाली की छुट्टी दोबारा आता है। तो ये फॉलो होता है इन जनरल। तो ऐसा है आपका, तो बराबर है। इसके बाद हो सकता है कि भाई आपका नवंबर के महीने में और आपका दिसंबर के महीने में भी आपके स्कूल वाले पीरियोडिक टेस्ट ले रहे होंगे, यूनिट टेस्ट ले रहे होंगे, शायद, ये मेरे को डाउट है। बहुत सारे स्कूल्स नहीं लेते हैं, बहुत सारे स्कूल्स लेते भी हैं, तो ये सीन होता है। अब हो सकता है कि इसके बाद कुछ स्कूल्स में क्लास 9th में मैंने आजकल सुना है कि भाई साहब प्री बोर्ड्स होने लगे हैं, प्री एग्जामिनेशन होने लगे, यानी कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन से पहले एक प्री एग्जामिनेशन होने लगा है। तो शायद होता है आपके स्कूल में, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल्स में मेरे को लग रहा है कि नहीं होता। अगर आपके होता है अगेन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट इसके बाद आइडियली आपका जैन से फेब के महीने में आपका फाइनल एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। तो आइडियली ये सीन होता है। क्यों होना चाहिए फाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि फरवरी 15 को आपका बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होता है। तो मेजॉरिटी स्कूल्स ऑफ क्लास 9 की कोशिश करते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले क्लास 9 का एग्जामिनेशन खत्म हो जाए, और कुछ स्कूल्स होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद क्लास 9 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली
बेसिकली आपका स्कूल का करिकुलम ऐसे होना चाहिए आइडियली, अगर नहीं है तो डू लेट मी नो, बट दिस इज व्हाट एवरी स्कूल हैज टू फॉलो एंड दिस इज व्हाट इट हैज टू बी डन। तो आई एम होपिंग कि भाई आपके स्कूल करिकुलम के लिए आप रेडी हो। तो यहां पर मैंने करिकुलम लिखा क्यों, क्योंकि मुझे आपको बात समझानी है कुछ कुछ, इसको ध्यान से देखना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ध्यान देना सर यहाँ पर, देखो जुलाई में आपका स्कूल खुलेगा, जैसे स्कूल खुलेगा आप अंदर जाओगे और बस सिलेबस वगैरह से सेटल डाउन होते रहोगे, और बस एक महीने के अंदर ही, एक महीने से पहले ही आपके टीचर आके कह देंगे कि भाई पहला टेस्ट आ रहा है, रेडी हो जाओ। तो फिर आपको शायद झटका लग सकता है, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया कि भाई पीरियोडिक टेस्ट आएगा, तो पहले महीने में जब टीचर पढ़ा रहे तो ध्यान देना। पहले मान लो 1-2 दिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो चलता है, लेकिन उसके बाद ध्यान जरूर देना, क्योंकि पहले 1-2 दिन तो मेरे ख्याल से टीचर्स भी ध्यान नहीं देते, पहले तो आप लोगों से इंट्रोडक्शन वगैरह कराते कराते ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ध्यान देना है बहुत स्ट्रिक्टली, तभी फिर आपका पहला एग्जामिनेशन अच्छा आ जाएगा। उसके बाद रेडी रहना एक और पीरियोडिक टेस्ट के लिए, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट 1 के बाद आपके जो मार्क्स आएंगे उससे शायद थोड़ी सी खलबली मचेगी आपके घर के अंदर, आपके स्कूल के अंदर, तो थोड़ा खलबली से एडजस्ट होने के लिए आपको पीरियोडिक टेस्ट 2 देना पड़ेगा, ताकि फिर वो खलबली शांत हो सके। या तो 2 ही चीजें हो सकती है, टेस्ट 1 के बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और खराब मार्क्स आएंगे पीरियोडिक टेस्ट 2 में, तो खलबली ज्यादा हो जाएगी घर में। अगर मान लो अच्छा आता है तो फिर वो सेटल डाउन हो जाएगी, फिर सबका ध्यान होगा आपका मिड टर्म्स में, क्योंकि मिड टर्म्स एक बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है, मेजर एग्जामिनेशन है, तो सबका ध्यान होता है, क्योंकि मिड टर्म्स एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि इसमें आधी सिलेबस आती है, तो आधी सिलेबस अगर अच्छी नहीं हुई तो फिर सबका शक होता है कि पूरे सिलेबस में क्या करेगा बच्चा, है ना। तो ये शायद आपके पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है, टीचर्स कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो यहां से फिर आपके ऊपर प्रेशर बनना शुरू होगा। जैसे आपके अंदर प्रेशर बनेगा, फिर आपके बाकी सारे एग्जामिनेशंस में प्रेशर दिखेगी, फिर फाइनल एग्जामिनेशन में जाकर आपका पता चलेगा कि भाई कैसे उस प्रेशर को आपने हैंडल किया, अच्छे से किया कि नहीं किया, है ना। बात समझ रहे हो इस बात को। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये बात पता रहे, ये फ्लो पता रहे, क्योंकि भाई जब हमारे क्या कहते हैं हमारे, है ना, हमारा जो प्यारा सा अभिमन्यु था, जब वो चक्रव्यूह के अंदर गया था महाभारत में, तो अंदर कैसे जाना है अभिमन्यु को बहुत अच्छे से पता था, ठीक है, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है पता नहीं था। तो जब आप कोई जंग लड़ने जाते हो तो जरूरी होता है कि उस जंग के बारे में सब कुछ पता हो, सामने वाले का हथियार पता हो, सामने वाले का माइंडसेट पता हो, सामने वाले के सारे स्ट्रेंथ और वीकनेस पता हो, ताकि आप सही तरीके से वार कर सको। तो ये आपका पूरा चिट्टा है भाई, पूरी चक्रव्यूह है, अब आपको इसे भेदना है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। चलो बिना वक्त बर्बाद के अब आगे बढ़ते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अब इस बात को आपको क्लियरली अपने दिमाग में डाल देना है कि आपका एग्जाम पैटर्न हूबहू मैच करना चाहिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस को और बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न को। सीबीएसई ने, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो 9th और 10th ग्रेड का मिलाकर एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, इसमें बदल नहीं सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा आपके स्कूल के टीचर्स को, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, PT1 हो, PT2 हो, मिड टर्म हो, PT कोई और PT हो, या तो आपका फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न में होना चाहिए। अब ये पैटर्न है क्या, इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि आपके कोई भी पेपर में, चाहे वो साइंस का हो, इंग्लिश का हो, मैथमेटिक्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपका जो पेपर पैटर्न है वो ऐसा होता है। उसमें होंगे 5 सेक्शन, सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा, सेक्शन डी होगा और सेक्शन ई होगा, ठीक है। हर पेपर में 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में होंगे 1 मार्क के 20 सवाल, यानी कि 20 मार्क्स का आपका सेक्शन होगा, ठीक है। और ये सारे के सारे होने चाहिए एमसीक्यूज में। कैसे होने चाहिए, एमसीक्यूज होने चाहिए, ठीक है बेटा। अब दूसरा, सेक्शन बी में होंगे 2 मार्क्स के 6 सवाल, तो टोटल 12 मार्क्स का यहां पर आपका हो जाता है सेक्शन बी। और ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, जिसका जवाब आपको देना होगा 40 से 60 वर्ड्स के अंदर, यानी कि 2 से 4 लाइन के बीच में। उसके बाद होती है आपकी सेक्शन सी, जो होता है 3 मार्क्स का, इसमें 7 सवाल होने चाहिए, तो 21 मार्क्स यहां पर आता है। दिस इज ऑल्सो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और कैन स्टिल टेक इट एज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, विच इज 60 to 80 वर्ड्स के बीच में आपको देना होता है इसका जवाब। और यहां पर ये भी क्या कहते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप है, ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। फिर आती है सेक्शन डी, जहां पर होते हैं 5 मार्क के सवाल, जो होंगे आपके 3, और ये होने चाहिए 15 मार्क्स के लिए, ठीक है बेटा। दिस आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां पर आपको लंबे लंबे जवाब देने होते हैं, या तो फिर एक सवाल में 5 डिफरेंट पार्ट्स होंगे, एक मार्क के 5 पार्ट्स होंगे, ऐसे आपको पता है 5 मार्क का सवाल कैसे आता है। फिर सेक्शन ई होगा आपका 4 मार्क का, जो अगेन होगा 3 सवाल,
और ये हो जाएंगे आपके 12 मार्क्स। अब हो सकता है कि 6 to 8 ग्रेड तक आपने ये पैटर्न फॉलो नहीं किया हो क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स ने उसको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, लेकिन 9th एंड 10th के लिए स्पेसिफिक है। तो ये 4 मार्क के जो सवाल है ये भी स्पेसिफिक है सीबीएसई के साइड से। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपके कॉम्पिटेंसी का भाग है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सुना है आपने? हाँ, तो इसको ध्यान से सुनो कि आपके पूरे एग्जाम पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नोट डाउन करनी है वो ये है कि 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस होना चाहिए। अब ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है बेटा। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, जो आप रट्टा मारकर याद करके नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूं आपके 8th ग्रेड का, कि अगर मैं पूछूं डिफाइन फोर्स, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हाँ सर, फोर्स इज पुश और पुल। तो आपने ये याद करके बोला, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स है, उस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स है, तो बताइए नेट फोर्स कितना होगा? ये आप याद नहीं कर सकते हो, ये आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे जो सवाल हैं वो होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो अब आप यहां पर देखिए कितने सवाल हो गए। तो आप देखो भाई 20, 6, 26, 26, 26 प्लस 7 33, 33, 36, 39, तो टोटल 39 क्वेश्चंस हो गए। कितना मार्क्स हो गया आपका? 20, 12, 32, 32, 21 is 53, 53, 15 is 68, 68 plus 12 is 80, तो 80 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। तो 80 मार्क्स 39 क्वेश्चंस इज कंफर्म्ड, ठीक है। आपका फाइनल एग्जामिनेशन इसी बेसिस में होना चाहिए, 39 क्वेश्चंस होने चाहिए, 80 मार्क्स का पेपर होना चाहिए। उस 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स, कितना भाई? 40 मार्क्स हैज टू कम आउट फ्रॉम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। 50% कॉम्पिटेंसी होगा। अब कॉम्पिटेंसी में क्या क्या क्वेश्चंस आ जाते हैं? ये जो सेक्शन ए है ये पूरा कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। ये पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन है। तो 20 मार्क्स तो यहीं पे हो गए क्योंकि जो भी एमसीक्यू सवाल होते हैं वो कॉम्पिटेंसी का भाग होते हैं। तो भाई ऑल दी बेस्ट। तो 20 मार्क्स आ गए। अब बाकी 20 मार्क्स कहां से आएंगे? उस 20 में से 12 मार्क्स सेक्शन ई से आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चंस में जैसे इंग्लिश में आप जानते हो केस बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे जो अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं वो केस बेस्ड क्वेश्चंस टाइप होते हैं। और वैसे ही अनसीन पैसेजेस टाइप क्वेश्चन आपको साइंस में भी आएंगे, इनफैक्ट मैथ्स में भी आएंगे। तो अनसीन पैसेज क्वेश्चंस अगर कम इन साइंस एंड मैथ्स, जहां पर आपको एक पैसेज दे देंगे, पैसेज के बेसिस में आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अब वो केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकता है कि पैसेज बेस्ड हो, ग्राफ बेस्ड हो, डायग्राम बेस्ड हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डरना मत, इसका हम पूरा प्रैक्टिस आपको कराएंगे। इतने केस बेस्ड क्वेश्चंस करा देंगे टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, कि आपको मजा आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है बेटा। तो ये सब सुन के डरना मत, आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा युद्ध में जा रहे हो तो युद्ध पता होना चाहिए कि सामने वाला का स्ट्रेंथ कितना है। तो ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें आ गया। तो सर 20 मार्क्स प्लस आपका 12 मार्क्स 32 मार्क्स तो हो गया। बाकी 8 मार्क्स कहां से आ रहा है? आपका जो सेक्शन बी सी होगा, इनमें कुछ सवाल सब्जेक्टिव सवाल ऐसे होंगे जहां पर आपको सोच के लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, फोर्स यहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, तो फिर ऐसे डिराइव करने वाली चीजें होंगे, वो कॉम्पिटेंसी का भाग बन जाएंगे। बाकी 8 मार्क्स, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो ये है, ये स्ट्रिक्टली जरूरी है, यही पैटर्न फॉलो होगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। इनफैक्ट अगर मैं टीचर हूं आपका स्कूल का तो यही पैटर्न मैं हर एग्जामिनेशन में फॉलो करूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। चलो, अगर अभी आपको लग रहा है सर ये बाकी 20 मार्क्स आते हैं, कहां से आ रहे हैं भाई? 20 मार्क्स तो आपका कहां से आना है? 20 मार्क्स आपका आना है इंटरनल असेसमेंट से। कहां से आना है भाई? इंटरनल असेसमेंट से आना है। जिनको नहीं पता है ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे ख्याल से 6 to 8 तक ये सीन नहीं होती है। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? 20 मार्क्स में आपका 5 मार्क्स, ठीक है, ध्यान से सुनना, 5 मार्क्स जाता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड्स प्रैक्टिकल में जाना चाहिए। कहां पे? प्रैक्टिकल में जाना चाहिए। बाकी 5 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5 मार्क्स आपका जाना चाहिए आपके मान लीजिए असाइनमेंट्स में। बाकी 5 मार्क्स कुछ स्कूल वाले अटेंडेंस में दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके 5 मार्क्स करके, जैसे 5 लिख देता हूं मैं, 5 मार्क्स अटेंडेंस करके, ठीक है, और बाकी 5 मार्क्स असाइनमेंट्स, ठीक है। कुछ स्कूल वाले 5 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेस्ट में जितने मार्क्स हैं उनका एवरेज बनाकर देते हैं। तो क्लास 9th ग्रेड में हो या 10th ग्रेड में, दोनों में यह सिलसिला है कि ये जो आखिरी 20 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट का, ये कहां से आता है बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता, सिर्फ टीचर्स को आइडिया होता है। ये कंप्लीट टीचर्स की जिम्मेदारी है कि 20 मार्क्स प्रोवाइड करें। अब मेजरली सारे टीचर्स बच्चों को 20 आउट ऑफ 20 दे देते हैं, जब तक आपने उस टीचर को इरिटेट ना किया हो। तो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं बताने वाला हूं आपको, कि 9th ग्रेड हो या 10th ग्रेड हो, किसी भी टीचर को परेशान मत करिए, उनके गुड बुक्स में रहिएगा, ताकि ये 20 मार्क्स आपको पूरे मिले, ठीक है। हाँ, अगर जिन स्कूल्स में ये 5 क्लियरली डिवाइडेड है,
बहुत अच्छी बात है। नहीं डिवाइडेड है तो आप ये टीचर से पूछिए कि इंटरनल असेसमेंट मार्क्स ऐसे मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में इनमें से कुछ भी नहीं होता है और टीचर्स पूरे 20 मार्क्स देते हैं या तो फिर बस 18-17 देकर छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को 8-9 मिलता है बेस्ड ऑन कि कितना खुन्नस उन्होंने दिलाया हुआ है टीचर्स को, है ना। तो बट इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्लैरिटी ले लेना कि 20 मार्क्स ऐसे मिल रहे हैं, तो अटेंडेंस मिल रहे तो फिर 75% अटेंडेंस नहीं हो तो 5 मार्क्स नहीं मिलेगा। मेरे स्कूल में ऐसे था, कि भाई 95% के ऊपर अटेंडेंस तो 5 मार्क्स, 90% के ऊपर है तो 4 मार्क, वैसे एक एक करके 75% के ऊपर है तो 1 मार्क मिलता, 75 से नीचे गया तो 0, अटेंडेंस में पूरा 0 मार्क्स हो जाता मेरा। तो मैं पूरा मार्क्स यहाँ पे थ्योरी में कमा भी लूं, लेकिन मुझे मिलते कितने भाई, 95 आउट ऑफ 100 मिलते, कभी भी पूरे 100 नहीं मिलते। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो फ्रॉम वेयर दिस इंटरनल असेसमेंट मार्क्स आर कमिंग। ठीक है बेटा, परफेक्ट है, क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट कि मान लीजिए अगर आप क्लास 9th में पास हो गए तो क्या होगा। तो भाई बहुत बड़ी बात यह है कि आप कॉन्फिडेंस फील करो, कॉन्फिडेंट फील करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। अब इसी कॉन्फिडेंस से बेटा 10th ग्रेड में आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, 9th ग्रेड में पास हो जाने के बाद, क्योंकि भाई मेजरली सारे बच्चे 9th में पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, मेजरली सारे बच्चे 9th में, भाई 10th में मेजर बच्चे पास हो जाते हैं तो फिर 9th क्या चीज है ना। तो 9th में कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, उसी कॉन्फिडेंस से 10th ग्रेड में आगे बढ़ना। कॉन्फिडेंस लूज मत करना बेटा, क्योंकि 10th में जाते साथ सोसाइटी का प्रेशर आ जाएगा, बोर्ड 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 वाला, उसको झेलना मत, उसको बिल्कुल भी अपने दिमाग पे और दिल पे चढ़ने मत देना। आप आराम से कर लोगे। अगर आप 9th अच्छा करते हो 10th बहुत अच्छा करोगे आप, लेट मी टेल यू, बिकॉज 9th का सिलेबस इज स्लाइटली मोर टफर देन 10th सिलेबस, सो यू विल डू अमेजिंग। बस इतना ही कि अभी जो मैं आपको एंड में रूटीन बताऊंगा उस रूटीन को फॉलो करते रहोगे तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। ठीक है बेटा, तो प्लीज फॉलो दैट। अब मान लेते हैं कि आप अनफॉर्चुनेटली उन कुछ 0.01% बच्चों में जो 9th में फेल हो जाता है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से स्कूल में आपका एक और री एग्जामिनेशन होगा उसी साल, तो आप उसको लिखकर 10th में आ सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट, रिलैक्स, काम डाउन। 9th में फेल होने का चांसेस बहुत कम होता है। आई विल कीप दिस एज 0.0000001%, सो डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट कि सर किताबें कौन सी खरीदनी है। लेट मी वेरी ऑनेस्ट गाइस, अगर आप हमारा ये चैनल फॉलो कर रहे हो, इफ यू आर फॉलोइंग दिस चैनल वेरी स्ट्रिक्टली, देन यू डोंट रिक्वायर एनी बुक्स, नो बुक्स आर रिक्वायर्ड। आई टेल यू व्हाई। मैं बताता हूं कि भाई क्यों बुक्स आपको नहीं चाहिए। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस नोट्स वाला एक लिंक लिखा होगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करिए। अगर आपने ऑलरेडी साइन अप किया तो थैंक यू सो मच, नहीं किया तो भाई साइन अप कर लो, एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप थ्रू गूगल कर देना, 3 सेकंड में साइन अप हो जाएगा। जैसे साइन अप हो गया, आप सामने आ गए, आपको एक बड़ी सी शीट, आपको एक बड़ी सी पीडीएफ आ जाएगी। उस पीडीएफ में लिखा होगा रिसोर्सेज फॉर क्लास 9 2025, नीचे एक लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करिए, फ्री रिसोर्सेज शीट खुल जाएगी। ये पूरा का पूरा भंडार है क्लास 9th के रिसोर्सेज का, जिसको हम फ्री में देते हैं आपको। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री, इसके लिए हम कोई पैसे नहीं लेते। बहुत सारे लोग नोट्स के लिए पैसे लेते हैं, बहुत सारे लोग बेफालतू चीजों के लिए पैसे लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, सैंपल पेपर क्वेश्चंस के लिए, सबके लिए पैसे लेते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए भाई। यहां पर जो शीट दिख रही है आपको, वहां पर सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस दिखेगा, वो आप देख लीजिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपने ऑलरेडी डाल दिया आपके लिए, ताकि आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको वहां पर ऑलरेडी मिल जाएंगे। उसके बाद आपको वहां पे लिखेंगी हैंड रिटन नोट्स का लिंक। याद रखिएगा, इस चैनल पे होने वाले हर एक सेशन का वीडियो का नाम, वीडियो का टाइटल, वीडियो का हैंड रिटन नोट्स बाय टीचर, जो भी मैं लिख रहा हूं उसके साथ आपको नोट्स मिलते जाएंगे। उसके बाद इसी शीट में बहुत सारे और अपडेट्स होते जाएंगे। हम जैसे बैकएंड अपडेट करते हैं, वहां से आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। ठीक है, इसमें हम पीवाईक्यूज ऐड करेंगे, एमसीक्यूज ऐड करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस ऐड करेंगे, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस ऐड करेंगे, 2 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क के सवाल ऐड करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का सारी चीजें आपको यहीं पे मिलती जाएगी, कुछ नहीं करना है आपको और। ठीक है, सो यू डोंट रिक्वायर एनी अदर बुक्स एंड आई कैन ऑल्सो प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हर सब्जेक्ट का कम से कम आपने 2500 से ज्यादा सवाल कर लिया होगा। सवाल आते हैं 39, हमने 2500 से ज्यादा सवाल कर लिया होगा। बस इतना कहना चाहता हूं मैं, आपको किसी और बुक की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी फॉलो करिए, चैनल को फॉलो करिए, काफी है। ठीक है बेटा, कोई और पैसे बर्बाद ना करो, ना अपना ना अपने माँ बाप का। आगे बढ़ते हैं, रूटीन फॉर द एंटायर फुल ईयर। बस सिर्फ 2 रूल्स बताऊंगा, उस 2 रूल को फॉलो करो, बात खत्म करो। ठीक है, पहला जो मेरा रूल है बेटा, ये मैं 10th रूल 10th को भी बताता हूं, 10th वाले बच्चों को बताता हूं, स्ट्रिक्टली 8 आवर रूल। मैंने इस सेशन की शुरुआत में एक बात बताई थी कि मेरा जो भी रूल निकलता है, जो भी रूटीन निकलता है, उसमें मैं आपके हेल्थ और खुशी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इसी वजह से मैं 8 आवर रूल बहुत स्ट्रिक्टली प्रमोट करता हूं। और इसके अलावा ये जो मेरा पहला रूल है, इसके बाद दूसरा रूल भी बताऊंगा मैं। पहला रूल ये हमारा 8 आवर रूल। 8 आवर रूल क्या होता है? हमारे पास टोटल कितने घंटे हैं भाई? 24 घंटे हैं, है ना।
24 घंटों को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो सब जगह मुझे मिलेगा 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, इन 8 घंटों में ये जो 8 घंटा पहला 8 घंटा है इसमें सोना जरूरी है, ठीक है। नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बेटा, 8 घंटे रात को सोना जरूरी है, रात को टाइम पे सोना जरूरी है, सुबह टाइम से उठना जरूरी है, ये नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्योंकि बेटा 9th 10th में आपको लगता है कि आप हार्डवर्क करोगे तो अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। 11 12 उससे भी ज्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी। तो आपको एक रूटीन बनाना है जहां पर आपका हेल्थ बर्बाद ना हो। 4 साल लगातार नहीं सोने पे कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं ये आप समझ नहीं सकते हो। वो शायद हेल्थ इश्यूज आपको उस वक्त दिखेंगे नहीं, आप समझ पा रहे हो, आपको वो 4 साल के हेल्थ इश्यूज उसी वक्त नहीं क्योंकि आप जवान हो, है ना। अब वो टीनेज वाले टाइम पे हो, लेकिन जैसे आप 25 26 टच करोगे ना एज में, आप बूढ़े दिखने लगोगे। अब समझ रहे हो, योर हेल्थ विल गो फॉर अ टॉस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप 8 घंटे का नींद पाओ, अपने आप को रेस्ट दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पे सो, टाइम पे खाओ और टाइम पे उठो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है या तो फिर थोड़ी सी अनइवन होती है तो आप चिड़चिड़े रहते हैं ना, यू फील अ बिट इरिटेटेड, इजंट इट। जब ज्यादा थकावट भी रहती है तो इरिटेटेड फील करते हो, अपने माँ बाप से लड़ लेते हो, अपने दोस्तों से लड़ लेते हो, तो ये होता है ना। बस एक दिन में अगर ऐसा हो जाता है तो मान लो 4 साल अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है बेटा। तो नींद में नो कॉम्प्रोमाइज, पहले 8 घंटे आपको सोने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके 8 घंटे उसमें प्रॉपर पढ़नी है, पढ़ाई करनी है। अब देखो इन 8 घंटों में आपका स्कूल का टाइम भी इंक्लूडेड है, 6 घंटे आपका स्कूल का होता है और बाकी 2 घंटे आप सेल्फ स्टडी के लिए रखो, ठीक है। 8 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो हर दिन क्लास 9th में, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड, आपको कोई एडिशनल चीजें करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल टाइम निकाल सकता हूं मैं, निकाल के बताऊंगा अभी आपको, डोंट वरी अबाउट इट। अब जैसा मैंने कहा बेटा, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है ध्यान से सुनो। मैं समझता हूं कि टीचर पढ़ा रहे तो शायद इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा कुछ टीचर्स के साथ, जिनके साथ नहीं आता थोड़ा सा अपने साइड से एफर्ट मारो और ध्यान सुनने की कोशिश करो, ठीक है। जितना होता है उतना दिमाग में स्टोर करो, उतना नोट डाउन करो, बाकी सेल्फ स्टडी के टाइम पिकअप करने की कोशिश करना। मैं तो ऑनेस्टली कहता हूं कि भाई क्लास 9th में 10th में बच्चों को शायद ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो। यूट्यूब में अब इतनी ज्यादा स्पून फीडिंग होने लगी है, आई डोंट थिंक यू नीड एनी ट्यूशन, यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी मनी ऑन इट। इनफैक्ट जेईई और नीट का कोचिंग भी पूरा यूट्यूब में हो सकता है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। बस हाँ पर्सनल गाइडेंस मिल जाए थोड़ा सा, तब तो फिर और सॉर्टेड है। लेकिन 9th और 10th मुझे लगता नहीं आपको पर्सनल गाइडेंस की भी जरूरत है, आप आराम से कर सकते हो यूट्यूब देखकर, क्योंकि इतना तो मैं भाई इतना मैं आपको ख्याल रख रहा हूं तो फिर टेंशन क्यों नहीं चाहिए आपको, है ना। तो भाई स्टडी आपको वहीं पे हो जाना है, ठीक है। 2 घंटे की सेल्फ स्टडी, 6 घंटे का स्कूल में स्टडी। अब इसके अलावा ये जो बाकी 8 घंटे बचते हैं इसमें फिर आपका रूटीन चलता है ना, यानी कि भाई खाना पीना, सोना, ट्रैवल करना, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, है ना। तो वो चला जाता है रूटीन में। अब ये जो रूटीन है, इस रूटीन में तो फिर थोड़ा ऊपर नीचे आप कर भी सकते हो, जैसे 3 टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच तो स्कूल में ही होती है, तो ब्रेकफास्ट और डिनर, और चलो स्कूल से वापस आके थोड़ा और खाना, थोड़ा सा नैप ले लिया, तो 3 घंटे आपके वहां पे निकल गए, ठीक है, आराम से। मैं इतना वक्त दे रहा हूं आपको, 5 घंटे और है। 5 घंटे मान लीजिए, 2 घंटे आपको स्कूल जाकर आने में लग जाते हैं, चलो मान लो तो कितना हो गया भाई, और 3 घंटे बच गए। अब ये 3 घंटे में मान लीजिए कि भाई 1 घंटा आपका चला जाता है सुबह उठकर आपके नहा धोने, आपके दिनचर्या करने के लिए, फिर 2 घंटे बच जाते हैं। अब ये 2 घंटे को क्या करोगे आप, 1 घंटे आप खेल भी लो, ठीक है, आप 1 घंटे और खेल लो अपने दोस्त के साथ जाके शाम को, कोई इशू नहीं है। स्टिल 1 आवर इज लेफ्ट, उस 1 आवर को भी आप अपने स्टडी टाइम में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है बेटा। सो टाइम निकालनी है तो कहां से निकालना है, रूटीन से निकालना है। टाइम स्लीप से कभी नहीं निकालना, इससे आपका हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों कॉम्प्रोमाइज होगा। अब देखो मैं खुद कह रहा हूं एज ए टीचर की खेलने जाना जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलो ये मेरा पहला रूल हुआ। अब मैं आपको दूसरा रूल बताता हूं जो आज का आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का। तो आप देखोगे आज का हमारे आखिरी पॉइंट में बताने वाला आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक, जिसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक बोलो आप इसको, या तो फिर ये यूट्यूब पर टोमेटो टेक्निक के नाम से भी बहुत जाना जाता है। टोमेटो टेक्निक का मतलब क्या होता है, टोमेटो का मतलब होता है टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो मतलब टो कॉमन हो गया, वैसे पोमोडोरो में वैसे भी सेम है, देखो टो और टो कॉमन हो गया, मो बीच में आ गया, तो 2 टो के बीच में मो क्या आ गया भाई, ये वो ये कहना चाहते हैं इस पोमोडोरो टेक्निक में कि भाई आप पढ़ाई करिए लेकिन उसके बीच में ब्रेक जरूर लीजिए। 2 घंटे जब आप पढ़ाई भी करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा कि आप 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, क्योंकि इस दुनिया में किसी के पास भी इतना अटेंशन नहीं है। मैं भी इतना अटेंटिवली देख नहीं सकता, कोई चीज पढ़ नहीं सकता, मुझे ब्रेक की जरूरत होती है, और आपका दिमाग भी वैसे ही है। याद रखना आपकी दिमाग जो है ना वो एक बाल्टी है, इसको आप पानी से भरते जाओगे, भरते जाओ तो क्या होगा, पानी तब तक भरेगी बाल्टी में जब तक वो बाहर ना जाने लगे, और पानी भरोगे तो फिर अंदर नहीं जाएगी, बाहर ही जाएगी बाल्टी। लेकिन आपके दिमाग के पास बाल्टी से ज्यादा ताकत है। आप भरे हुए बाल्टी को वहां पर थोड़ी देर छोड़ दो और फिर उसके बाद पानी डालो,
तो 5 मिनट के बाद पानी डालोगे तो और लेगी नहीं, वो नहीं लेने वाली भाई पानी, फिर भी बाहर जाएगी। लेकिन दिमाग ऐसा नहीं है आपका दिमाग बहुत शातिर है। जब दिमाग को पता चल जाता है कि भाई ये और पढ़ने वाला है, तो दिमाग 25 मिनट पढ़ने के बाद उस 5 मिनट के ब्रेक में जगह बनाता है और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो बेटा यही खेल करना है, ठीक है। तो पोमोडोरो टेक्निक को अप्लाई करेगा जब आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट्स इट पीपल। तो मैंने आपको क्लास 10 की पूरी कुंडली बता दी है यहाँ पर, शायद इससे भी ज्यादा बड़ी 365 डेज महाबाहुबली स्ट्रैटेजी आपको कहीं मिलेगी नहीं। और ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो टू एवरी क्लास 9 स्टूडेंट्स ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, इंस्टाग्राम ग्रुप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कमेंट्स मुझे बताना कैसा लगा आज का ये सेशन, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, abhishek_vedantu मेरा इंस्टा आईडी है। आप मुझे टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। हे माय 9th ग्रेडर्स। तो बच्चों अब तुम्हारे क्लास 8 के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब आप मूव कर गए हो अपने क्लास 9th में। तो क्लास 9th में अब भाई करिकुलम तो ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज कर ही दिया है, जिसको देख करके आप थोड़ा हड़बड़ा गए होगे कि मुझे अपनी पढ़ाई चालू कैसे करनी है। तो अपनी पढ़ाई को चालू कैसे करना है उसका सारा रोड मैप आज मैं आपको इसी सेशन में बताने वाली हूँ कि आप बायो से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन को टिप टॉप कैसे रख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहली चीज के साथ, वो है आपकी बुक्स। भाई आप लोग वेरी बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही कंफ्यूज हो जाते हो, अपने सीनियर से पूछने लगते हो कि सर या मैम हमें कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यही बोलूंगी कि सबसे पहले चेकआउट करो कि आपका सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। सिलेबस का एक एनालिसिस वाला सेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस वेदांतु क्लास 9 चैनल पे, तो मेक श्योर जरूर करना कि आप वो सिलेबस वाला सेशन जरूर चेकआउट कर लो। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको बायो में कौन कौन से चैप्टर्स एक्चुअली में पढ़ने हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको यही बोलूंगी कि रही बात बुक्स की, तो सबसे पहले अपनी मेन प्रायोरिटी आप लोग एनसीईआरटी को ही रखो। क्यों? क्योंकि भाई एनसीईआरटी से ही आपका मोस्ट ऑफ द पेपर बनता है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम स्कूल लेवल पे होने वाला है, तो स्कूल माइट भी बाकी सारी बुक्स प्रेफर कर सकती हैं क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए या पढ़ाने के लिए आपको। उन केसेस में आप एक बुक रिफर कर सकते हो एस चंद की, जो कि क्लास 9 की बायो की सेपरेट आती है। आप उस बुक में डिटेल नॉलेज भी ले सकते हो हर एक टॉपिक की, और इवन वहां पे नॉलेज के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर मैं बोलूंगी तो एनसीईआरटी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ही रखना। सेकेंड चीज मैं आपको यही बोलूंगी कि जो भी टॉपिक्स आप स्कूल में पढ़ करके आ रहे हो या मैं आपको इस चैनल पे पढ़ा रही हूँ, तो मेक श्योर जरूर करना कि आप कंसिस्टेंटली उसको सेल्फ स्टडी जरूर करो। डेली बेसिस पे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ाई नहीं करोगे ना, जो अक्सर बच्चे हर बार गलती करते हैं कि उनको लगता है कि एग्जाम से 3 महीने पहले पढ़ के पास हो जाएंगे। पास हो सकते हो तुम लोग, लेकिन जो एक आइडियल नंबर होते हैं, जो तुम्हें चाहिए होते हैं, जो तुम्हारा मन होता है लाने का, वो तुम नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन में आपके सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा पाइलअप हो जाते हैं, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन पाइलअप हो जाती है कि आप सिलेक्टिविटी मेंटेन करने लग जाते हो। मतलब जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ोगे, बाकी जो चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं उनको स्किप कर दोगे या उनको पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि उनसे बहुत ही कम मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इससे क्या होता है, गलती से अगर उसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपका, तो आपके 5 नंबर चले गए कि नहीं चले गए। बस इसीलिए आपको बोल रही हूं कि डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ आपको सेल्फ स्टडी करनी है। इससे आपके चैप्टर्स या फिर हर एक सब्जेक्ट के जो नॉलेज है या जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो सिलेबस है, वो पूरा पाइल अप नहीं होगा आपके एट द एंड ऑफ द एग्जाम्स में। थर्ड चीज मैं आपको बोलूंगी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, साइंस में भी हर एक सब्जेक्ट का मैं यही बोलूंगी कि जब भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो, ट्राई करना उसको अच्छे से रिवाइज करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो चैप्टर आपने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उन चैप्टर के कंसेप्ट आपको समझ में आए कि नहीं आए। क्यों? क्योंकि लेट मी टेल यू, आपके सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है, आपका पेपर 75% 70% कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दिया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब ये होता है
कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है, अगर आपको उसके कंसेप्ट नहीं पता होंगे कि एक्चुअली में वो चैप्टर आपको बताना क्या चाहता है, तब तक आप उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। मतलब वो आपसे इनडायरेक्टली घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये चीज बोली कि रादर देन वो रट्टू तोता बनने से बेटर है कि कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। मेमोराइजेशन जरूरी है, क्योंकि बायो में भाई इतनी सारी नॉलेज आपको रटना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन रटना है समझ करके रटना है। उसके बाद मैं आपको यही बोलूंगी कि टाइम वेस्ट करने से बेटर है अभी से ही अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। और एक चीज जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं बायो सब्जेक्ट में, वो ये है कि डायग्राम्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। भाई बायो इज ऑल अबाउट डायग्राम यार। अगर तुम्हें डायग्राम बनाना नहीं आएगा तो कैसे ही लिखोगे क्वेश्चंस, कैसे ही लिखोगे अपने आंसर्स। तो डायग्राम को तो डेली आपको प्रैक्टिस करना है, भले 10 मिनट ही प्रैक्टिस करो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपके डायग्राम बहुत ही मस्त बनने लग जाएंगे धीरे धीरे करके टाइम के साथ। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ड्राइंग अच्छी है कि नहीं अच्छी है। आपकी मैम की भी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल मैं डायग्राम बना लेती हूँ। डायग्राम बनाना, उसकी लेबलिंग प्रॉपर करना मैटर करता है ज्यादा, ना कि ये मैटर करता है कि आपने कितना खूबसूरत डायग्राम बनाया जैसे आपकी बुक में बना हुआ है। उससे कोई मतलब नहीं होता। डायग्राम का शेप परफेक्ट है, डायग्राम में आपने लेबलिंग अच्छी कर रखी है, बस आपको मार्क्स तुरंत मिलेंगे। तो क्या करना है अब आपको अपनी स्टार्टिंग के लिए? सबसे पहले आपको सिलेबस का एनालिसिस करना है। वो करने के लिए आप मेरा सेशन चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने बायो का सिलेबस एनालिसिस स्पेसिफिकली बताया है आपको। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस एनालिसिस भी चैनल पे अवेलेबल है, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। फिर बात करते हैं चैप्टर 1 की रीडिंग के साथ। एनसीईआरटी की रीडिंग धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दो। खुद से रीड करोगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या टर्म्स गिवन है, उन टर्म के मीनिंग क्या होते हैं। खुद से ही चीजें पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इतना ज्यादा चीजें पाइल अप नहीं होंगी बाद में जाकर के, और मार्क्स जो आप आइडियली लाना चाहते हो वो लेकर के आ पाओगे। और एक चीज बस गोल्डन टिप आपको यही दूंगी कि वेदांतु क्लास 9 चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसी एक पर्टिकुलर चैनल पे, वो चाहे एकेडमिक सेशंस हो चाहे नॉन एकेडमिक सेशंस हो, और वो चाहे सीबीएसई रिलेटेड डिटेल्स ही क्यों ना हो, आपको सारी ही अपडेट्स इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इस सेशन को भी लाइक कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पे आपका पूरा का पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक भला होने वाला है। चलो तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी टीचर्स भी आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स का रोड मैप ऐसे ही बताएंगी। बाय। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टडी क्लास 9 सोशल स्टडीज एंड व्हाट इज गोइंग टू बी योर रोड मैप फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर नवंबर, जब मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगी, एंड ऑल्सो बियॉन्ड दैट। ठीक है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि जो मैं आपको बता रही हूँ इसका 40% भी अगर आपने फॉलो किया ना, देन देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 100% इन एसएसटी। व्हाट आई एम गोना टेल यू इज सुपर इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो भी आपके एकेडमिक वीडियोज आएंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो क्लास 9 एसएसटी जो है 6, 7, 8 की एसएसटी से थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि सडनली जो है एक एक चैप्टर आर सो लॉन्ग, देयर लाइक ऑलमोस्ट 20-25 पेजेस। बहुत ज्यादा डिटेल में आप चीजों के जाने लगते हो। पहली बार आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, आपको आंसर फ्रेमिंग आपको सिखाई जाती है। इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट होता है जो इंट्रोड्यूस होता है इन क्लास 9 एसएसटी। सो ऑब्वियसली इट इज दिस वन सब्जेक्ट दैट यूजुअली स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्ट, है ना। तो अब इसको करना कैसे है, हाउ एग्जैक्टली टू स्टडी दिस। देखो यार, आपको ना मेरे साथ पढ़ना है। What you have to do, you have to study with me. If you study with me, if you do exactly what I tell you to do, I'm telling you at the end of the year, you will be like, thank you ma'am for telling us all of these secrets in the start of the year. आपको क्या करना है कि whenever I start a new chapter, I will start with a detailed chapter explanation. आपको उस चैप्टर का वीडियो देख देख के you have to make your notes. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट विद फ्रेंच रेवोल्यूशन, आई विल स्टार्ट विद कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। हुआ क्या था, तो जब आप पढ़ा रही हूँ तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाओ। ये नहीं मेरा थोबड़ा देख लो, सुंदर तो हूँ नहीं दीपिका पादुकोण की मुझे देखोगे, है ना। तो आराम से वीडियो को पॉज कर करके अपने सारे नोट्स बनाओ।
ठीक है। एक बार आपने अपने नोट्स बनाने शुरू करे, उसके बाद जब तक चैप्टर खत्म हो जाता है आपके सारे नोट्स बन रहे हैं, थोड़े फैला के अपने नोट्स बनाना, जिससे कि आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, है ना। आप अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करोगे, फिर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। तो जो 10 क्वेश्चंस है उसको अपने नोट्स के बीच बीच में लिखना, है ना। फॉर एग्जाम्पल फाइम सेइंग कि व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ फ्रांस व्हेन लुई 16 जो है राजा बने, तो आप वहीं पर वो क्वेश्चन लिख सकते हो जहां पर आपने उसके नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो आप फैला के अपने नोट्स लिखना और वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एप्रोप्रिएटली नोट्स के बीच में डाल देना कि इसका आंसर यहीं पर है ना। वंस वी आर डन विद दैट ऑल्सो, हम लोग उस चैप्टर के वीक क्विज एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, जो क्योंकि जो आपका सेक्शन ए होता है ना, अब वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है, तो यू विल बी डूइंग दोस क्वेश्चंस विद मी। एंड फिर आएगा चैनल पे वन शॉट वीडियो, हर एक चैप्टर का छोटा समरी वीडियो, जिसको जो एग्जाम के लिए होता है कि एग्जाम से पहले आप रिविजन कर लो, बट उस वीडियो को देख के रिवाइज करके आप जो हो पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। अब इसमें आपको क्या जरूरत है, पहला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट रहो, हर एक क्लास में आओ, है ना। ध्यान से जो मैं सुना रही हूँ, जो मैं कहानी बता रही हूँ, उसको सुनो, मजे लो, अपने नोट्स बनाओ। दूसरा, मेक श्योर कि यू आर मैनेजिंग योर टाइम वेल। अगर आप एसएसटी को एटलीस्ट 4 घंटा हफ्ते में दो, है ना, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, तो 4 घंटा मिनिमम दो, जितना मैं आपको चैनल पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट मेकिंग जरूरी है, नोट्स को रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आपने नोट्स बनाए साइड में रखे भूल गए, नोट्स को बार बार रिव्यू करते रहो, जिससे कोई बैकलॉग ना रहे, जिससे सारे चैप्टर्स आपको समझ आते रहे, ठीक है। ऐसे तरीके से हम आपका पूरा सिलेबस करेंगे। वील स्टार्ट विद हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर, सिविक्स फर्स्ट चैप्टर, इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर, एंड इस तरीके से वी विल फिनिश योर एंटायर सिलेबस। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स हुए थे। ज्योग्राफी में मैप्स पे फोकस करेंगे। सिविक्स में हम लोग फोकस करेंगे ऑन हाउ टू फ्रेम योर आंसर, क्योंकि वहां पर मुश्किल बच्चों को यही होता है कि समझ आ गया बट आंसर नहीं फ्रेम कर पा रहे। इकोनॉमिक्स में वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग, वी आर गोइंग टू हैव सम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो आप लाइफ में पहली बार कर रहे होगे। तो मैं चाहती हूँ आप हर एक सेशन में आओ, जिससे आपको मुश्किल ना लगे क्लास 9 की एसएसटी, ठीक है। याद रखना एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, टेंडेंसी होती है टू लीव इट टू फॉर द एंड। डोंट डू दैट, बिकॉज क्लास 9 एसएसटी इज नॉट फॉर द वीक हार्टेड, है ना। आप अगर शुरुआत से पढ़ोगे तो आपको मजा भी आएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। याद रखना हर एक चैप्टर के जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो निकालूंगी, उसका पीडीएफ भी आपको चैनल पे मिलेगा, पर अगर आपने साथ साथ उसके क्वेश्चन और आंसर अपने नोटबुक में लिख लिए, है ना, तो अगर आपके 15 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स में 5, तो कितने क्वेश्चंस हुए, 5 5 25, 75 क्वेश्चंस अराउंड आपने अपने नोटबुक में लिख लिए। उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन फ्रेमिंग योर आंसर, गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इसको फॉलो करो। ट्रस्ट मी, आपको बहुत आराम मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड यू आर गोइंग टू बी लाइक वेदांतु क्लास 9 चैनल इज अ प्रीमियर चैनल, जहां पर कोई फालतू बात नहीं होती और आपका सिलेबस भी खत्म हो जाता है। कैसा लगा आपको क्लास 9 का रोड मैप, मुझे कमेंट में बताना। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वेदांतु 9th चैनल इज फॉर यू, एंड 9th और 10th एसएसटी मतलब सुरभि मैम होना चाहिए, याद रखना। बाय। सीबीएसई ने अपना साल 2024-25 का सिलेबस रिलीज कर दिया है और ऐसे में अब आपके मन में यह सवाल होगा कि यार हम इस साल अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस किस तरीके से करें, हमारा जो रोड मैप है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके पूरे साल भर के रोड मैप की, कि आपको किस पॉइंट पे कौन सी किताब से प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में, और कैसे आप लोग पूरे साल भर अपनी प्रैक्टिस करोगे, कब आपको पीवाईक्यूज करने हैं, कब आपको सैंपल पेपर करने हैं। तो हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु क्लास 9 एंड 10 चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रोड मैप ऑफ ईयर 24-25 के बारे में, ठीक है। तो यार सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई के सिलेबस की। तो सिलेबस के ऊपर मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी सैंपल पेपर एनालिसिस को लेके, है ना। आपके बाकी टीचर्स ने भी बनाई होंगी, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखना एक बार, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि यार हमारा जो सैंपल पेपर जो सिलेबस है वो किस तरीके का सिलेबस है, हमारे पास कौन से चैप्टर्स है, कौन सा पोर्शन डिलीटेड है। क्योंकि कई सारे बच्चे अभी भी पुरानी बुक्स यूज करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी चीज हमें स्किप करनी। फिर अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो यार आपके पास जो बुक्स होती हैं सीबीएसई रिकमेंड करती है आपके पास 2 किताबें। सबसे पहली किताब सीबीएसई रिकमेंड करती है आपके पास एनसीईआरटी। सबसे पहले आप लोगों को हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी से जरूर करना है। एनसीईआरटी का हर एक सवाल, एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको ढंग से पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स एक
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथ्स में बस प्रैक्टिस करनी होती है। बट मेरा मानना है यस मैथ्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, बट उसके साथ साथ अगर आप लोग थ्योरी को भी समझते हो, मैथ्स की थ्योरी को भी पढ़ते हो, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं आपके पास एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर के स्टार्टिंग में या फिर किसी भी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, तो वो जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं मैथमेटिक्स को, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप रियल लाइफ से मैथ्स को कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको चीजें सीखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप उन थ्योरीज को जरूर पढ़ा करो। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इंक्लूडिंग एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे एग्जांपल को स्किप करते हैं, बट हमें एग्जांपल स्किप नहीं करने। तो मेक श्योर यार कि आप लोग एग्जांपल्स जरूर करें, आप लोग हर एक एक्सरसाइज का हर एक पार्ट जरूर करें और थ्योरी भी जरूर पढ़ने की कोशिश करें। तो ये तो बात होती है कि जो सीबीएसई रिकमेंड करती है आप लोगों को किताब, एक एनसीईआरटी। फिर बात करते हैं कुछ रेफरेंस बुक्स की। रेफरेंस बुक्स में आप लोगों के पास बहुत सारी किताब है। सीबीएसई आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी रिकमेंड करती है। बाकी उसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी रेफरेंस बुक्स है, जैसे आपके पास आरडी शर्मा है, आपके पास आरएस अग्रवाल है, या फिर टुगेदर विद मैथ्स है। बहुत सारी किताबें, आप इन सभी किताबों में से कोई भी एक किताब आप परचेज कर सकते हो। आप उस किताब को परचेज करो और साथ के साथ, जैसे मान लो आपके पास मैथ्स का कोई चैप्टर रियल नंबर, आपने रियल नंबर किया या फिर नंबर सिस्टम किया, कोई भी बुक अगर आपने किया, उसके बाद आप लोग उस रेफरेंस बुक से उस सेम चैप्टर को आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। अब यार आरडी शर्मा, अगर मैं बात करूं, आरडी शर्मा इतनी मोटी किताब होती है, तो क्या भैया हमें सारे क्वेश्चंस करने चाहिए? क्या हमें सारे सवाल करने चाहिए? नहीं। जब मैं अपना 9th-10th ग्रेड में हुआ करता था तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एग्जाम्पल्स मैंने इन रेफरेंस बुक्स के फॉलो किए थे। तो आप लोग भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आपने एक चैप्टर खत्म किया, उसके बाद आप आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल में जंप करो और उसके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स को आप लोग सॉल्व करो। बाकी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उससे आपकी सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया क्या रेफरेंस बुक्स करना जरूरी है? क्या सिर्फ हम एनसीईआरटी से 90+ स्कोर कर सकते हैं या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो यार। आप बिना रेफरेंस बुक्स के भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको क्वेश्चंस तब तक समझ नहीं आते जब तक वो सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस ना करें। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए ये रेफरेंस बुक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर कि आप लोग ये रेफरेंस बुक्स जरूर करना। उसके बाद जब आपका ये रेफरेंस बुक्स खत्म हो जाएगा तो यार बहुत सारे बच्चे होंगे जो इन रेफरेंस बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। हमारे इस चैनल पे मैं एक सीरीज लेकर आता हूं विच इज कॉल्ड एज वीआईपी सीरीज, जिस सीरीज में मैं आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के टॉप क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं। आप उन सीरीज को जरूर फॉलो करना। अगर आप बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो, एनसीईआरटी तो खैर सबके ही पास होती है, लेकिन रेफरेंस बुक्स अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो यार वेदांतु आप लोगों के साथ है। आप लोगों को दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को करवाऊंगा टॉप क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सभी बुक्स के। उसके अलावा यार प्रैक्टिस की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी सीरीज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं उमंग सीरीज की, तो उमंग हमारा वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है जिसमें मैं बेसिक से हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज सेशन करवाता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स में मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन समझाता हूं पहले सेशन में, 40-50 मिनट में 1 घंटे का सेशन होता है। उसके बाद मैं आपको उस दूसरे टॉपिक पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में सिखाता हूं। फिर उसके बाद में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग किताबों में आपको देखने को मिलते हैं, उन टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाता हूं। तो अगर आपके पास रेफरेंस बुक्स खरीदने का पैसा नहीं है तो आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल को अगर आपने साल की शुरुआत से फॉलो कर लिया एंड तक, तो आपको इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गया यार बुक्स के बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज करवाता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मैं सेशंस, जैसे एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया, उसी चैप्टर के बाद मैं आपको 15 या 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा उस पर्टिकुलर चैप्टर के, जिसमें आपको पिछले सालों में आए गए उस चैप्टर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें एक आइडिया मिलता है कि यार आप लोगों के पास क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं। और अगर आपको एक बार ये आइडिया मिल गया कि आपके पास किस टाइप का क्वेश्चंस आने वाला है, तो फिर आपको आगे की स्ट्रेटेजी भी उसी तरीके से करनी पड़ती है। उसी तरीके से आपको अपनी आगे की प्लानिंग भी करनी पड़ती है।
उसके बाद यार एंड में मैं आप लोगों को जब आपके प्री बोर्ड से स्टार्ट हो जाएंगे या फिर जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर करवाता हूं 3 घंटे का प्रॉपर टाइमिंग के साथ। उससे क्या होता है कि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट का इशू सॉल्व हो जाता है। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि भैया 3 घंटे में हमारा पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है। उस मॉक टेस्ट पेपर को करने से, इतने मॉक टेस्ट पेपर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि, और इसी चैनल पे होता है सारा कुछ, इसी चैनल पे होता है, तो इतने मॉक टेस्ट पेपर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बच्चों के कमेंट्स अगर आप हमारी वीडियोस में देखोगे ना, तो वो कहते हैं कि भैया हमारा 2 घंटे में पेपर खत्म हो गया। पहले हमारा 3 घंटे में भी खत्म नहीं होता था, लेकिन अब हमारा 2 घंटे में पेपर खत्म हो गया। और जो क्वेश्चंस आपने करवाए हैं सेशन में, वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए। क्योंकि यार एग्जामिनर जो होता है ना, वो बिकॉज वी हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देगा और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैक्सिमम, है ना। तो उन सभी टाइप के क्वेश्चंस की हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पास, वो सब हलवा लगने लग जाते हैं। तो यार ये हमारा पूरे साल भर का रोड मैप रहने वाला है इस चैनल के ऊपर। मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहना। उसके अलावा बीच बीच में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग उनको मोटिवेशनल सेशंस या फिर बहुत बहुत सारी लाइक स्ट्रैटेजीज, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे ये सेशन भी स्ट्रैटेजी का ही है कि आपको पहले एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, कोई भी रेफरेंस बुक आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया। उसके अलावा यार एक बहुत जरूरी चीज ये है कि अगर आप लोग साल के शुरुआत से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, एंड में आपके पास बर्डन उतना नहीं बचेगा। तो साल में आपको शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा चीजें करके करना है। जैसे इस चैनल पे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा 1 घंटे का डेली एक सेशन होगा लगभग, है ना। आप वो 1 घंटा अगर पढ़ लोगे तो आपका मैथ्स का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आपको 1 घंटे से ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपने उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है साथ के साथ, तो फिर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप लोगों के पास प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो यार यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी make sure do like, share and subscribe this channel for these type of amazing videos. Hello my lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में मैं आपको रोड मैप या कह लो आप स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ फॉर ग्रेड 9th केमिस्ट्री, which if you follow the entire year you can definitely score good marks in grade 9th केमिस्ट्री। तो ये वीडियो को भी till the end ज़रूर देखना, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ कि हम ग्रेड 9th केमिस्ट्री में के एग्जाम में कैसे फोड़ सकते हैं, राइट। तो ग्रेड 9th केमिस्ट्री के एग्जाम में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेक श्योर करना है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस कि भाई केमिस्ट्री में एक्चुअली कितने चैप्टर्स हैं। बाकी फिजिक्स, बायोलॉजी, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम फर्स्ट चीज़ यही आएगा कि कितने चैप्टर्स हैं, राइट। तो आपके जो ग्रेड 9 केमिस्ट्री है उसमें 4 चैप्टर्स है। मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो No, it's actually a school level exam, so allotted marks can be 20 to 25. तो ये आपके 4 चैप्टर्स है। सबसे नंबर 1 है ना। और NCERT obviously that is the book which is followed. NCERT को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, read it very thoroughly, ठीक है। ये बहुत ही काम की चीज़ है, तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेने का। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैनेज टाइम इफेक्टिवली। अब आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हो गया, साइंस, SST, मैथमेटिक्स, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियली बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के एकदम पहले से ही पढ़ने 1-2 दिन पहले ही पढ़ने बैठोगे तो वो आपको डिफिकल्टी होगी बहुत सारी चीज़ें याद करने में। तो मैनेज टाइम इफेक्टिवली, टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है। हर सब्जेक्ट को आप इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में डिवाइड कर दो। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता ऑब्वियसली उसको आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि फिर जब आप 9th के बाद फिर 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, बेसिक्स अच्छे होंगे तो कॉम्प्लिकेटेड या थोड़े से कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से आप समझ जाओगे। नेक्स्ट आपका क्या है, रिवाइंड क्लास 7th and 8th। अब जो भी आप जो भी 8th के बच्चे अब एग्जाम देके 9th में आए होंगे तो 8th के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे हर सब्जेक्ट की। आई थिंक वो चीज़ एप्लीकेबल है कि कुछ 1-2 टॉपिक्स आपको नहीं आती है, थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप NCERT समरी को गो थ्रू कर सकते हो ऑफ ग्रेड 7th एंड ग्रेड 8th। तो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं यू कैन एक्चुअली ब्रश अप दोज टॉपिक्स, फिर आपको वो चीज़ 9th में दिक्कत नहीं होगी। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपडेटेड हो फ्रॉम द बिगनिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के 2 दिन पहले पता चला अच्छा कल साइंस का एग्जाम है, पढ़ना है, ऐसा
नहीं करना, ठीक है। तो आपको क्लास लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करना है, असाइनमेंट्स, डेडलाइंस, यू हैव टू कीप अप विद देम एंड अपने टीचर्स और क्लासमेट्स से ना कनेक्टेड रहो, ठीक है। कि अगर आपको टीचर्स एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रही है या पढ़ा रहे हैं, आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी वक्त मेक श्योर करो यू सीक क्लैरिफिकेशन, क्योंकि ये टॉपिक आप ये पर्टिकुलर डाउट अगर आप क्लियर अप नहीं करोगे, फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो पाइल अप होंगे, फिर एंड में बम का धमाका हो जाएगा, राइट। अच्छी चीज नहीं होगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू स्टे अपडेटेड फ्रॉम बिगनिंग एंड प्रैक्टिस फ्रॉम डे वन। मैं बिल्कुल ऐसा रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि भाई तुम 20 घंटे पढ़ाई करो, एटलीस्ट 1.5 घंटे 2 घंटे कंसिस्टेंटली आप करो, है ना। तो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी टूवर्ड्स द एंड। एक साथ फिर आप पढ़ने बैठोगे इतने सारे सब्जेक्ट एग्जाम के पहले, तो वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। और फोकस ऑन कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये हर क्लास में आपको बोलती हूँ, क्रैमिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, डू नॉट डू इट, ठीक है। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन रीच आउट टू योर स्कूल टीचर या फिर फ्रेंड्स, है ना। कोई कन्फ्यूजन है, आपके फ्रेंड को वो टॉपिक आता है, यू कैन एक्चुअली सीक देयर हेल्प। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे अंडरस्टैंड फोकस करना इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग इट अप। So that's it, Bacha Party. Apart from that, you can follow me on Instagram and Telegram as well, and definitely share and subscribe to the channel for such amazing content. Do share it with your friends as well. I hope आज का session काफी useful और productive लगा होगा. See you very soon. Happy learning. Bye bye.